हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। डेटिंग ऑफ फॉसिल्स जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या फॉसिल की एज है, और उसकी एज डिटरमाइन करने के बाद हम ये पता लगाते हैं कि क्या जो है आपके इवोल्यूशनरी पैटर्न थे जो फॉसिल्स के थ्रू पास ऑन होके हमारे रिसेंट कंडीशन तक आए हैं। तो एवोल्यूशनरी पैटर्न्स को भी हम यहाँ पे रिवील करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स, और इसी को हम डेटिंग ऑफ फॉसिल्स भी कहते हैं। इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली जो है एक्यूरेट एस्टिमेशन कर लेते हैं आपके कि क्या एज है फॉसिल की या क्या एज है रॉक्स की। तो दिस वन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट एक्यूरेट एज ऑफ फॉसिल्स और रॉक्स। और अगर हम बात करें डेटिंग ऑफ रॉक्स को, तो जो आपका जियो क्रोनोलॉजी एक टर्म आता है जिसमें हम जियो मीन्स अर्थ, क्रोनोलॉजी मीन्स सीक्वेंस, तो हम जिसमें रॉक्स की जो है डेटिंग करते हैं उसे हम जियो क्रोनोलॉजी कहते हैं। अर्थ की क्रोनोलॉजी को समझना, तो अर्थ में किस तरीके की रॉक्स बनी और किस तरीके की लाइफ्स जो हैं वो डेवलप होते रहे, तो उनको हम जियो क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें 3 मेथड्स ऑफ डेटिंग फॉसिल्स। तो 3 मेथड्स क्या क्या हैं जिसके थ्रू हम डेट कर सकते हैं फॉसिल्स की एग्जैक्ट जो एस्टिमेशन है एज ऑफ फॉसिल उसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रैटिग्राफी, सेकेंड वन इज़ द बायो स्ट्रैटिग्राफी, एंड थर्ड वन इज़ द रेडियोमेट्री। तो अगेन हम द स्ट्रैटा टर्म मीन्स लेयर्स ऑफ अर्थ। तो हम अर्थ में देखेंगे किस तरीके की लेयर्स जो हैं वो बनी हैं, उसकी स्टडी, ग्राफी मतलब आपके स्टडी या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम यहाँ पे स्टडीग्राफी में हम क्या करेंगे, स्ट्रेटाज ऑफ द अर्थ को रिवील करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बात करें बायो स्ट्रैटिग्राफी की, तो यहाँ पे हम स्ट्रैटा ऑफ अर्थ या आपकी जो जियो क्रोनोलॉजी है उसमें हम अलॉन्ग विद द बायोलॉजिकल इंडिविजुअल्स या लिविंग बींग्स को भी रिवील करने की कोशिश करेंगे। तो कैसा स्ट्रेटा है और उस स्ट्रेटा में किस तरीके के फॉसिल्स पाए जा रहे हैं, इसको हम रिवील करने की कोशिश करते हैं। अगेन थर्ड वन इज़ द रेडियोमेट्री। तो रेडियोमेट्री में हम डिटरमाइन करेंगे कि जो आपके अर्थ है, अर्थ में आपकी किस तरीके की सॉइल है, किस तरीके के लेयर्स ऑफ रॉक्स हैं और किस तरीके के फॉसिल्स हैं। उन फॉसिल्स में अधिकतर या रॉक्स में अधिकतर आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव डिके जो है वो किस तरीके से हो रहा है और उसकी मीट्रिक यानी कि उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करके रेडियो एक्टिव डिके की कैलकुलेशन करके हाफ लाइफ ऑफ अ एलिमेंट या हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो पता लगाते हैं। तो उसे रेडियोमेट्री में हम पढ़ते हैं। तो इन 3 मेथड्स के थ्रू हम डेटिंग ऑफ फॉसिल करते हैं। तो एक एक करके हम तीनों पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रैटिग्राफी। अब स्ट्रैटिग्राफी जो है इसमें हम क्या करते हैं, अगेन जैसे हमने पहले मेंशन किया था, इसमें हम एनालिसिस करते हैं किस तरीके के स्ट्रैटास जो हैं, किस तरीके के स्ट्रैटास बनते चले गए हैं। तो जब आपका अर्थ बनी थी, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था, उसके बाद किस तरीके की लेयरिंग ऑफ अर्थ में आपके विजुलाइज हुए, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रैटिग्राफी में। तो यहाँ पे जो आपके स्ट्रैटास हैं वो आपके परत दर परत नई नई स्ट्रैटास जो हैं वो बनती चली जाती हैं। तो अगर हम इसे रिवील करें तो सबसे पुरानी जो स्ट्रैटा होगी, द ओल्डेस्ट स्ट्रैटा मस्ट बी द लोएस्ट मोस्ट। तो सबसे नीचे वाली जो स्ट्रैटा होगी वो सबसे पुरानी होगी, और अगेन जो ऊपर आती चली जाएगी वो आपकी रिसेंट स्ट्रैटा जो है वो सबसे ऊपर वाली होगी। तो आपकी एक लेयर ऑफ सॉइल जो है क्रिएट हुई, उसके ऊपर दूसरी तीसरी परत जो है पड़ती चली गई। तो सबसे पुरानी वाली जो होगी परत अर्थ की वो सबसे नीचे, और जो सबसे नई वाली परत होगी वो सबसे ऊपर होगी। तो दिस वन इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द स्ट्रैटिग्राफी, और इसी के थ्रू हम रिवील करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की रॉक्स जो हैं पाई जा रही हैं। और यहाँ पे जो है बेसिकली क्या है, दिस वन इज़ द क्रूड मेथड। ये एक रॉ मेथड है जिसमें हम एग्जैक्ट एस्टिमेशन ऑफ फॉसिल एज जो है नहीं कर पाते हैं। इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं एक क्रूड एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ फॉसिल या एज ऑफ बेसिकली एज ऑफ रॉक्स। तो स्ट्रैटिग्राफी में हम बेसिकली एज ऑफ रॉक को ही डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि लीस्ट द चांसेस ऑफ
फॉसिल्स इन दिस स्ट्रैटा। और क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो एनालिसिस होगा वो इग्नियस रॉक्स के फॉर्मेट में हम यहाँ पे ज़्यादातर आपके स्ट्रैटा को स्टडी करते हैं। अगेन लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, तो इसमें लिमिटेशंस ये होती हैं आपकी कि ओवर थ्रस्टिंग हो गई अगर सपोज़, तो ओवर थ्रस्टिंग में जो है आपकी स्ट्रैटिग्राफी जो है एग्जैक्ट आपका रिजल्ट नहीं देती है। तो ओवर थ्रस्टिंग में होता क्या है बेसिकली कि कई बार क्या होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द अर्थ में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो ऊपर का क्रस्ट है वो नीचे और नीचे का क्रस्ट जो है ऊपर चला जाता है। तो इस ओवर थ्रस्टिंग के कारण भी हम स्ट्रैटिग्राफी जो है सही से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इरोजन ऑफ रॉक्स। कई बार क्या होता है कि आपके फ्लड्स आ गए, तो इसमें क्या होता है बहुत सारी रॉक्स जो हैं वो आपके डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जिसके कारण कि आपका जो स्ट्रैटा का सीक्वेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है जिसके थ्रू हम आपकी करेक्ट स्ट्रैटिग्राफी नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज़ द नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रैटा। अब क्या होता है कि कई सारी प्लेसेस में हम देखते हैं कि जो डिस्पोजिशन है आपके स्ट्रैटा जो है इधर से उधर स्लाइडिंग हो गई उनकी, तो उस वजह से भी क्या है आपके स्ट्रैटिग्राफी जो है बेसिकली हम सही से सही से आपकी फॉसिल्स की एज या रॉक्स की एज जो है सही से रिवील करने में असमर्थ होती है। नेक्स्ट हमारा आ गया बायोस्ट्रैटिग्राफी। तो बायोस्ट्रैटिग्राफी में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके किस तरीके के बायोलॉजिकल इंडिविजुअल्स हैं या फिर लिविंग बीइंग्स जो हैं स्ट्रैटाज में आपकी लेयर्स ऑफ सॉइल में पाए जा रहे हैं या लेयर्स ऑफ रॉक्स में पाए जा रहे हैं। तो इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके के फ्लोरा और फौना जो है आपके स्ट्रैटा में पाए जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं फॉसिल्स को और स्ट्रैटा को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो जहाँ अलग अलग पोजीशंस में हम चेक करेंगे, तो हमने कुछ आपके ऑस्ट्रेलियन हाफ में चेक कर लिए जैसे, तो वहाँ कैसी स्ट्रैटा है और किस तरीके के फॉसिल्स पाए जा रहे हैं। अगेन हम अफ्रीकन कंट्री में देखें या फिर हम अमेरिकन कंट्रीज़ में देखें या फिर हम यूरोप में या फिर हम एशियन कंट्रीज़ में देखें, तो किस तरीके के स्ट्रैटा है और किस तरीके के फॉसिल्स हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं आपके कंपैरिजन करते हैं उन स्ट्रैटा और फॉसिल्स में, और तब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या क्या अर्थ में किस तरीके से इवोल्यूशनरी फेज जो है चला होगा। अगेन हम लिमिटेशंस की बात करें अगर बायोस्ट्रैटिग्राफी की, तो लिमिटेशंस वही सारी होंगी जो आपके इससे पहले स्ट्रैटिग्राफी के जो लिमिटेशंस थे। अगेन ओवर थ्रस्टिंग, इरोजन ऑफ रॉक्स एंड नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रैटा आर द लिमिटेशंस ऑफ बायोस्ट्रैटिग्राफी। अगेन नेक्स्ट आ गया हमारा रेडियोमेट्री। तो हमारा थर्ड जो आपका मेथड है डेटिंग ऑफ फॉसिल का, दैट वन इज़ द रेडियोमेट्री। पहले दो मेथड थे स्ट्रैटिग्राफी, दूसरा था बायोस्ट्रैटिग्राफी और तीसरा आ गया रेडियोमेट्री। तो ये जो है सबसे पहले आपका बोल्टवुड ने 1907 में सबसे पहले रेडियोमेट्री जो है वो इस्टेब्लिश किया था। उनका जो मेथड है वो बेसिकली डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पे डील करता था। डिसइंटीग्रेशन किसका? डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, और यही डिसइंटीग्रेशन का जो है स्टडी रिवील करके उन्होंने इवोल्यूशन को रिवील किया था। तो यहाँ पे कौन कौन से रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं रेडियोमेट्री में, और इन्हीं का डिके जो है हम स्टडी करते हैं और इनका टी हाफ हम निकालते हैं, हाफ लाइफ निकालते हैं, और फिर हम डिटरमाइन करते हैं व्हाट इज़ द एज ऑफ फॉसिल। तो ये यूरेनियम 238 हो गया, देन अगेन यूरेनियम 235, थोरियम, रेडियम, पोटेशियम, आयोडीन, कार्बन, और ऐसे बहुत सारे आपके आइसोटोप्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको हम रेडियोमेट्री में यूज़ करते हैं। अब एक्चुअली जो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं इग्नियस रॉक्स में, तो इसलिए ये जो है हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है रेडियोमेट्री के थ्रू डिटरमाइन करना एज ऑफ फॉसिल। क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक्स में जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉसिल्स जो हैं या फिर लीस्ट फॉसिल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेट्रिक होता है। लेकिन अगेन ये जो है एक काफ़ी ट्रस्टेबल मेथड है रेडियोमेट्री, जिससे कि हम एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट जो लाइफ है ऑफ फॉसिल वो डिटरमाइन कर पाते हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल एटम्स जो हैं उनकी प्रेजेंस जो है बहुत ज़्यादा कम रहती है, बहुत ज़्यादा कम रहती है। और जो रेडियो आइसोटोप्स हैं नॉर्मल एटम्स के कंपैरिजन में, वो उससे भी ज़्यादा कम पाए जाते हैं। तो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर प्रेजेंट इन द रॉक्स अलॉन्ग विद द नॉर्मल एटम्स। तो ये जो है आपका एक तरीके से डीमेरिट भी हो सकता है आपका रेडियोमेट्री का। नेक्स्ट वन इज़ द कि हम एक और फिनोमेना की बात करें तो ये जो आपका कंडीशन है, इसमें हम इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखते हैं। और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है आपका अनस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो क्योंकि जो आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो अनस्टेबल स्टेट में रहता है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो लगातार इमिट करता रहेगा इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता रहेगा तो फाइनली एक स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, और जिसमें कि अब स्टेबिलिटी है। तो अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नॉन रेडियो एक्टिव कंडीशन में वो जाना चाहता है। तो इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो बार बार इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी आउटर स्टेट से इलेक्ट्रॉन इमिट करता रहेगा, और वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, और वहाँ वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह फिर बिहेव करेगा। तो ये जो है धीरे धीरे टाइम जैसे गुजरता जाता है वैसे ही ये फिनोमेना जो है आपका होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें जो भी हम रेडियोमेट्री में देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो कभी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण इफ़ेक्टेड नहीं होता है। तो इन्वायरमेंट में चेंज होता रहे, भले ही कुछ भी होता रहे इन्वायरमेंट में, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिसइंटीग्रेशन की रेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है इन्वायरमेंटल चेंजेस का। नेक्स्ट हम बात करें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो है अपनी हाफ लाइफ होती है, और ये हाफ लाइफ जो है यही निर्धारित करती है कि क्या जो एज है फॉसिल की। अब हम यहाँ पे हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ क्या है। दिस वन इज़ द टी हाफ, इसे हम टी हाफ भी कहते हैं। ये टाइम टेकन बाय ए स्पेसिफिक रेडियो एलिमेंट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके द्वारा जो निर्धारित समय लिया गया है टू डिके इट्स हाफ कंटेंट, तो उसे हम कहेंगे हाफ लाइफ। तो जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आधे भाग को डिके आउट कर देता है तो उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं, और ये एक टाइम का वैल्यू है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कार्बन हो गया और थोरियम हो गया, दो के हम एग्जांपल्स यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। तो कार्बन C14 की जो आपका C14 है वो डिसइंटीग्रेट होता है C12 में, और इस डिसइंटीग्रेशन की हाफ लाइफ जो है वो 5.6 इंटू 10⁻³ ईयर्स जो है वो डिटरमाइन की गई है। तो और जो है बेसिकली हम देखें तो 5579 ईयर्स जो है हाफ लाइफ है कार्बन 14 की, जब वो डिसइंटीग्रेट होता है कार्बन 12 की फॉर्म में। अगेन थोरियम को देखें हम तो थोरियम 232 जो आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये डिसइंटीग्रेट होता है आपके लेड 209 में, और ये जो है इस थोरियम की हाफ लाइफ जो है इस तरीके से डिटरमाइन होती है 13.9 बिलियन ईयर्स। तो ये जो है हाफ लाइफ आपकी रिवील करती है। तो यहाँ पे कार्बन की C14 की हाफ लाइफ हो गई 5579 ईयर्स, और थोरियम की आपकी हाफ लाइफ हो गई 13.9 बिलियन ईयर्स। तो हम यहाँ पे रेडियोमेट्री के थ्रू दो मेथड्स जो हैं एग्जांपल में लेंगे। फर्स्ट वन इज़ द यूरेनियम लेड मेथड, और सेकेंड वन इज़ द कार्बन रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड। तो अभी हम पहला मेथड जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यूरेनियम 238 जो है उसको हम मेज़र करते हैं रॉक्स में, और बेसिकली यूरेनियम जो है वो ब्रेक डाउन होता है लेड में या फिर हीलियम में, और बहुत ही स्लो जो है इसका रेट रहता है डिग्रेडेशन का। तो अगर हम टी हाफ की बात करें तो यूरेनियम जो है लेड में डिग्रेड होने के लिए आपके हाफ लाइफ जो लेता है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स। तो टी हाफ ऑफ यूरेनियम 238 इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स। तो यूरेनियम 238 जो है वो डिग्रेड होगा किस में, आपके लेड में। कितने ईयर्स लगेंगे, 4.5 बिलियन ईयर्स लगेंगे इसको आधा डिग्रेड होने में। अगर हम देखें
तो यहाँ पे समझते हैं यूरेनियम 238 breaks to lead 206 and takes t half of 4.5 billion years. अब यहाँ पे एस्टिमेशन देखते हैं कि किस तरीके से यूरेनियम की हम हाफ लाइफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेट एक एग्जांपल सेट करते हैं कि 1 ग्राम यूरेनियम 238 जो है आपका एनुअली जो यील्ड देता है लेड 206 की, वो देता है 1 ओवर दिस वन 7690 ओके 769। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे आपके 1 ग्राम यूरेनियम 238 यील्ड कर रहा है एनुअली 1 ओवर 76 मिलियन ऑफ ग्राम ऑफ Pb206। तो एक साल में यूरेनियम लेड में कन्वर्ट होता है इतने भाग में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी रेट पे अगर हम देखें तो अगर यूरेनियम के यू ग्राम ले लें, दिस वन इज़ द 1 ग्राम, यूरेनियम की यू ग्राम लें तो यूरेनियम 238 यील्ड करेगा 1 इंटू यू ओवर 76 मिलियन ग्राम ऑफ लेड इन अ ईयर। वहीं अगर हम टी टाइम की बात करें कि एक पर्टिकुलर निश्चित समय में, तो टी टाइम में यूरेनियम कितना यील्ड करेगा, तो टी टाइम में टी इंटू यू ओवर 76 मिलियन ग्राम ऑफ लेड। तो फाइनली हम देखें कि अगर हम इसी वैल्यू को आगे कंटिन्यू करते रहें तो जो लेड की वैल्यू है, जो लेड की अमाउंट है एक निश्चित टी टाइम टी ईयर्स के बाद वो कितनी होगी, तो वो होगी लेड की अमाउंट यूरेनियम के डिग्रेडेशन पे टी ईयर्स के बाद होगी दिस मच, टी इंटू यू ओवर 76 मिलियन। ओके, तो जो यूरेनियम है वो डिग्रेड हो रहा है और पीबी में बदल जा रहा है, तो पीबी की अमाउंट हम निकाल रहे हैं यूरेनियम के डिग्रेडेशन से। ओके, तो ये जो है आपका फाइनल फार्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा आगे। तो दिस इज़ द फाइनल फार्मूला, टी इज इक्वल्स टू पीबी, पीबी की अमाउंट ओवर यू यूरेनियम की अमाउंट इंटू 76 मिलियन। तो दिस इज़ द फाइनल फार्मूला और इसी मेथड को हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ रॉक्स या फॉसल्स के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यूरेनियम 238 डिसइंटीग्रेट हो रहा है और वो पीबी में बदल रहा है। अब ये नहीं है कि सिर्फ वो पीबी में ही कन्वर्ट होता है, लेड में ही कन्वर्ट होगा। यूरेनियम जो है डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन शो करेगा, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन शो करेगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो बनेंगे। तो यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो रहा है रेडियम में, रेडियम जो है वो अगेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है पोलोनियम में, पोलोनियम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है एस्टाटीन में, एस्टाटीन अगेन पोलोनियम में एंड देन फाइनली लेड। तो इसमें इनका जो है आपकी इस तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो है डिग्रेडेशन चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे हैं कि ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके। तो ड्रॉबैक्स हैं कि ये बेसिकली रेडियो एक्टिव मिनरल्स में जो हैं अधिकतर आपके इग्नियस रॉक्स में ही होते हैं। अगेन इग्नियस रॉक में होने के कारण आपको लीस्ट द चांसेस ऑफ हैविंग फॉसिल इन इट जो है नज़र आता है। नेक्स्ट हम देखें कि अगर हम डिपोजिशन की बात करें तो हमें अभी ये नहीं पता कि यूरेनियम किस फेज़ में है, यूरेनियम कि क्या क्या किस फेज़ में डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो डिपोजिशन के टाइम पे यूरेनियम किस अवस्था में रहा होगा हमें ये नहीं पता होता है। हम आज की कंडीशन देखते हैं कि आज वो किस कंडीशन में है, तो और यूरेनियम होगा तो ही वो पोलोनियम या लेड में कन्वर्ट होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यूरेनियम 238 है या 236 है, कौन सा आइसोटोप वर्जन जो है डिपोजिशन के टाइम पे रहा होगा। जब फॉसिल बरी हुआ होगा तो कौन से यूरेनियम कंटेंट में वो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड वन जो मेथड है रेडियोमेट्री का, वो है रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड। यहाँ पे हम सिर्फ दो ही मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो हम कर चुके हैं यूरेनियम लेड मेथड और सेकेंड वन जो रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है रेडियो एक्टिव मेथड जो है वो WF लिबी ने सबसे पहले मेंशन किया था। इसमें हम देखते हैं कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो 5600 ईयर्स है और जो कि आपकी 5579 एग्जैक्ट ईयर्स में हम देखें तो
यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो लिविंग बींग्स हैं उनमें और एयर में और वाटर सरफेसेस में जो है आपके कार्बन कंपोनेंट पाया जाता है, और ये जो है आपका बहुत कम मात्रा में रहता है, इवन लेस देन 0.1% जो है वो रहता है। तो टोटल अगर बॉडी की बात करें एलिमेंटल डिटेक्शन की, तो उसमें से सिर्फ 0.1% जो है आपके कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन जो है रहता है। अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव कार्बन जो है वो किससे बनता है, तो ये जो है आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 14 जो है जब कॉस्मिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो ये आपका कार्बन 14 प्रोड्यूस करता है। या फिर ऑक्सीजन जो है, जब ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई कॉस्मिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है, अगेन वो भी कार्बन 14 आपका रिलीज़ करता है। और यही कार्बन 14 जो है, अगेन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन 14 इज़ कांस्टेंट, ये निर्धारित होता है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमेशा बराबर रहता है। वहीं हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस कार्बन 14 को, जो कि आपके नाइट्रोजन 14 से बना है, उसे एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं, और एब्जॉर्ब करते हैं तब तक करते रहते हैं जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती। और जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके बाद वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ C14, और अब जो C14 है वो कंटिन्यूसली डिके होता रहेगा आफ्टर द डेथ, और इसीलिए हम कार्बन 14 को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि कार्बन 14 जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता रहता है, धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होता रहता है, और जो आपकी हाफ लाइफ है वो आपकी 5.6 इंटू 10⁻³ ईयर्स से आपकी स्टार्ट होती है, और हर आपके 5.6 इंटू 10⁻³ ईयर्स के बाद वो आधा डिग्रेड हो जाता है। तो सपोज़ आपके आज एट प्रेजेंट जो है आपकी कार्बन 14 जो है वो 10 था, तो हाफ लाइफ में वो हाफ लाइफ डिग्रेड होने के बाद वो 5 में आ जाएगा, और फिर हाफ लाइफ डिग्रेड होने के बाद वो 2.5, और इस ढंग से वैल्यू जो है कंटिन्यूसली डिग्रेड होती रहेगी। तो इसकी हाफ लाइफ 5.6 ईयर्स इंटू 10⁻³ ईयर्स मानी जा रही है। तो ये तब तक डिग्रेड होता रहेगा जब तक कि 40,000 साल नहीं हो जाते, तो इसके बाद ये डिटेक्ट होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है हम इसे कैसे मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन 14 जो है कंटिन्यूसली बीटा रेडिएशंस जो है वो रिलीज़ करता रहता है, आपकी एमिट करता रहता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन 12 में। तो इस कन्वर्जन कार्बन 14 का नाइट्रोजन 12 में जो कन्वर्जन है वो हमेशा हाफ लाइफ लेगा 5.6 इंटू 10⁻³ ईयर्स की। अब यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन 14 जो है आपके अपर एटमॉस्फेयर में कैसे प्रोडक्शन होती है। तो नाइट्रोजन 14 जो था एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, नाइट्रोजन 14 हमेशा एक न्यूट्रॉन से रिएक्ट करेगा, और फिर फर्दर आपका दिस वन कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक प्रोटॉन जो है साथ में रिलीज़ होगा। फॉर्मूला अगर हम देखें तो आपकी कार्बन मेट्री जो है, कार्बन T हाफ जो है C14 की T जो है वो कैसे निकालेंगे, तो T इज इक्वल्स टू 1/λ लॉग नेचुरल लॉगरिथम 1 + D/P, ये जो है इसका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके T जो है वो एज ऑफ रॉक हो गया, D जो है आपका दिस वन, D इज़ द नंबर ऑफ डॉटर प्रोडक्ट्स, जो डॉटर प्रोडक्ट्स आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डॉटर प्रोडक्ट्स, लाइक नाइट्रोजन 12 दिखाई दे रहा है, तो कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन 12 के एटम है, वो हो गए डॉटर प्रोडक्ट जो टुडे आज की डेट में अवेलेबल है। नेक्स्ट P इज़ द नंबर ऑफ पेरेंट आइसोटोप टुडे, जो पेरेंट आइसोटोप है वो कितना है, तो पेरेंट आइसोटोप हो गया C14 जैसे, तो C14 कितने नंबर ऑफ एटम्स बचा है अभी बॉडी में। नेक्स्ट हो गया नेचुरल लॉगरिथम log n, और लैम्डा हो गया आपकी एप्रोप्रिएट डिके कांस्टेंट। तो ये कितना एक डिके कांस्टेंट जो आपका स्पेसिफिक होता है, तो ये आपकी एक स्पेशलाइज्ड वैल्यू होती है कि ऑलरेडी डिटरमाइंड होती है, आपको ये पुट करनी होती है, और इस फॉर्मूले के थ्रू आप टाइम पीरियड जो है निकाल सकते हैं, किसी भी फॉसिल का लाइफ निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट डेटिंग ऑफ